है जो उनका ऑफिस जाना जरूरी है। अब आस्था की बात सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगी और उसने उन्हें टोका। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आज छुट्टी ली है। और पता है तुम्हें, मेरे पतिदेव ने क्या कहा था कि वह आज का सारा दिन मेरे साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया और वो मुझे यहाँ फंसाकर चले गए। और अब मैं क्या करूं? वापस अस्पताल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां छुट्टी के लिए मेल डाल दी है। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों पॉकेट एफ एम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां छुट्टी के लिए मेल डाल दी है। यह सुनकर सभी उसकी ओर देखते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि रश्मि के चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था और रश्मि को बहुत ही कम गुस्सा आता था। और सभी लड़कियां सोच रही थी कि जरूर यह उसकी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग असर है। अब राधिका तीनों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोली, देखिए सबका अपना अपना बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है सब अपने काम पर जाएंगे ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके एब्सेंट में बोर हो जाएंगे। उन्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उनकी पत्नी उनके बिना नहीं रह सकती है। अगर उन्हें ऐसा लगा तो वो और छड़ जाएंगे। तभी एंजल ने राधिका की बात पर सहमति जताई और धीमी आवाज में बोली, मुझे लगता है हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हम भी उनके बिना हंसी खुशी से रह सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमें उनका साथ चाहिए तो उनके भाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं सच कह रही हूं ना? इतना कहकर एंजल चुप हो गई और सबकी ओर देखने लगी। उसकी बात सुनते ही वंशिका मुंह फुलाते हुए जल्दी से हामी भरते हुए बोली, वैसे भी मेरे पति को तो अपनी हैंडसमनेस पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था कि उनके पास लड़कियां लाइन लगाकर अभी भी आती हैं। वंशिका की बात सुनकर रश्मि का मुंह भी छोटा हो गया और वो तपाक से बोल पड़ी, उम्मा यह बात तो सच है और मेरे आकाश के पीछे तो शहर भर की सारी लड़कियां पागल हैं। वैसे मेरा पति भी ठीक ठाक दिखता है। मैंने नोटिस किया था स्कूल में भी उसके आसपास ऐसे ही कितनी सारी तितलियां मंडराती रहती थीं। तब राधिका कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, और भला मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे पति तो पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते थे, उसके बाद उन्हें मुझसे प्यार हुआ और मुझे डर है कि अब अगर उन्हें मेरे बाद किसी और से प्यार हो गया तो, इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारे पति कम हैंडसम दिखे। कुछ दवाइयां या कुछ और ऐसा करें जिससे वो हमेशा हमारी मुट्ठी में रह सकें। एंजल जो अब तक चुप रहकर उनकी बातें सुन रही थी, वो हंसते हुए बोल पड़ी, हेलो लेडीज, अपनी पतियों की बुराई तो हम बाद में भी कर सकती हैं। शायद आप सब भूल रही हैं, नानी माँ हमें थोड़ी देर पहले बुला कर गई थी और देखा नहीं आपने उनके फेस के एक्सप्रेशन कितने ज्यादा डार्क थे। मतलब साफ है नानी माँ फिर से कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है। उसके मुंह से ये सुनते ही आस्था फटाक से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कल की तरह वह हमें एक बार फिर से लहंगे साड़ी या ढेर सारा मेकअप करवा दे? ये सुनते ही सभी मुंह दबाकर हंसने लगी। हाँ, लेकिन ये बात सच है, नानी माँ के मेकअप से फायदा तो बहुत हुआ। पति लोगों ने रात भर तारीफ की। यह कहते हुए आस्था मुस्कुरा दी और उसके साथ साथ बाकी सभी मुस्कुरा दी। ही 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 ही। अचानक वहां हंसने आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि सभी चुपके से अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी थी। क्योंकि भले ही नानी माँ ने उन्हें हैवी मेकअप और भारी भरकम कपड़े पहनाए थे, लेकिन वे सभी उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिलहाल अब जल्दी ही सब उठ खड़ी हुई और सीधा नानी माँ के पास जाने लगी। जैसे ही वे वहां पहुंची तो एकदम से भौचक्की रह गई। नानी माँ ने 6 से 7 कटोरियों में अलग अलग तेल रखे हुए थे। उन्होंने उन सबको शांत भाव से देखकर अपनी तरफ बुलाया, अब बारी बारी से तुम सब एक एक करके आओ और मेरे सामने बैठो, मैं तुम सबके सिर में आज तेल लगाऊंगी। नानी ने सबकी ओर देखकर एकदम से कहा। यह सुनकर सब एक दूसरे की ओर आंखें मटकाते हुए देखने लगी। राधिका और वंशिका धीरे से आपस में बुदबुदाई, ओह तेल बालों में वो भी इतना सारा, ओह ये तो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है यार, और मुझे ये चिपचिपापन बिल्कुल पसंद नहीं। नानी माँ उनकी बातें सुनकर एकदम से हंसी और धीमी आवाज में उन्हें डांटा, उम्म बिटिया तेल तो हम तुम सबको जरूर लगाएंगे, तुम सबके बाल देखो जरा कितने ज्यादा रूखे हो गए हैं। अगर इन्हें सही से पोषण नहीं मिलेगा तो ये खूबसूरत लंबे घने कैसे रहेंगे? और ऐसे तो तुम लोग जल्दी बूढ़ी दिखने लगोगी। तुमने देखा नहीं हमारे बाल? अरे हम तो 70 से 75 की हो चली हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे बाल अभी भी कितने मजबूत हैं और इतने ज्यादा सफेद भी नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बालों की अच्छी तरह से देखभाल की है, तभी तो ये ऐसे हैं। अब आओ तुम सब फटाफट से सामने बैठो। उनकी बात सुनकर सबका मुंह बन गया। अब तो सब लड़कियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती है। फिर आस्था सिचुएशन संभालते हुए बोली, नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम अपने बालों से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी कितने दिनों से हमारे सिर में भी तेल नहीं लगा। ठीक है, इसलिए नानी माँ सबसे पहले आप हमारे सिर में तेल लगा दीजिए प्लीज। इतना बोलकर जल्दी ही आस्था नानी माँ के सामने बैठ गई थी। तब आस्था के सामने रौनक धम्म से बैठी और चहकते हुए बोली, ठीक है आस्था, तुम नानी माँ से लगवाओ और मेरे बालों में तुम तेल लगाओ। फिर रौनक के सामने राधिका बैठी, फिर राधिका के सामने रश्मि और अंत में एंजल, वंशिका। सभी बैठकर एक दूसरे के सिर में अब लाइन से तेल लगाने लगी थी। साथ ही साथ सब मुस्कुराई जा रही थी। उस वक्त यह एकदम बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली जैसा मोमेंट लग रहा था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मैंशन से अरमान की कार के निकलते ही सभी की गाड़ियां उसके पीछे पीछे होली थी। गाड़ियां किसी और जगह नहीं बल्कि सीधा सुमित के होटल में आकर रुकती है। वहां पर सुमित के होटल का वीआईपी लॉन्च पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था, जहां अरमान सबके साथ मीटिंग करने वाला था। वह अब अपने फार्म हाउस पर नहीं जा सकता था, क्योंकि फार्म हाउस पर अभी भी वीर और वसुंधरा मौजूद थे। इसीलिए अरमान ने सुमित के होटल को ही मीटिंग के लिए चुना था। अब जैसे ही अरमान और बाकी सब वहां पहुंचे, अरमान एक राजा की तरह वहां बैठ गया था। अविनाश अब अपने चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन लाते हुए बोला,
क्या बात है अरमान, आपने इस तरह से मीटिंग क्यों रखी है? सब ठीक है ना? या कोई खास बात है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं? वहीं आकाश ने भी तुरंत एक्सप्लेन किया, अरमान, अंश को किडनैप करने वाले को हमने पकड़ लिया है। और रही बात ब्लैक डेविल की, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह इस तरह से डायरेक्टली हम लोगों पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सीधे सीधे माफिया वर्ल्ड के रूल तोड़ेगा और उसके बाद कभी कोई उसका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और शायद इसीलिए उसने विवेक अंकल को अंश की किडनैपिंग के लिए चुना था, ताकि अगर विवेक अंकल पकड़े भी जाए तो उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वहीं आहान अरमान की ओर सीरियस एक्सप्रेशन से देखकर धीमी और गहरी आवाज में बोला, भाई आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कोई तो बड़ी बात है जो बताने के लिए आपने हम सबको यहाँ बुलवाया है। बताइए ना, वो क्या बात है भाई? अरमान उन सब की बातें सुनने के बाद सीरियस वॉइस में बोला, देखो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ शायद आप लोगों को सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बात करना मेरी मजबूरी है। मजबूरी वाला शब्द सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे। अरमान सिंघानिया ने आज तक इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। तभी अरमान ने आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और अविनाश की ओर देखकर सख्त आवाज में आगे जवाब दिया, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं आस्था और अंश को अविनाश के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। अरमान की बात सुनते ही अगले ही पल कमरे की हवा जैसे ठहर सी गई और एक पल के लिए सबके सब ठिठक गए और उनके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। अरमान की बात सुनते अविनाश खुश होकर फट से बोला, ओह रियली, तुम तैयार हो आस्था और अंश भेजने के लिए? क्योंकि जब से अंश का जन्म हुआ था अविनाश कितनी ही बार आस्था को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाने की जिद कर चुका था, ताकि वह दादाजी को आस्था से मिलवा सके, जो आस्था की आस में बैठे हुए थे। लेकिन अरमान हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात उसे हमेशा टाल दिया करता था, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं कर पाया कि वह आस्था को अपने आप से दूर कर सके। लेकिन आज महीनों बाद अरमान ने जैसे ही यह बोला वैसे ही अविनाश खुश हो गया और एक्साइटेड होकर तपाक से बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है, इसमें इतना क्या सोचना और इतनी खुफिया मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? वहीं अविनाश के चेहरे पर आई खुशी को देखते हुए अरमान नाखुश होकर बेरुखी से बोला, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर रघुवंशी, वेट कीजिए। अविनाश ने अपनी बेकाबू धड़कन पर काबू करने की कोशिश की, फिर उनकी ओर नासमझी में देखने लगता है। तभी आहान अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोला, लेकिन मैं अपने भतीजे मेरे चैंप के बिना कैसे रहूंगा? और भाभी के बिना आप कैसे रहेंगे भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? और आप उन्हें कितने दिनों के लिए भेज रहे हैं? अगर सिर्फ उनके दादाजी से मिलवाना है तो वो आपके साथ भी तो जा सकते हैं और फिर आप दादाजी से उन्हें मिलवाकर वापस ला सकते हैं। अरमान ने आहान की ओर शांत नजरों से देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आहान, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम सबके सब कुछ दिनों के लिए अविनाश के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। अब यह सुनकर तो सुमित, ध्रुव, आहान और आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। वहीं आकाश तुरंत उठ खड़ा हुआ और अरमान को गहरी नजरों से देखते हुए उस पर बरस पड़ा, अरमान साफ साफ बताओ बात क्या है? तुम इस तरह से गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो? और तुम कब से साफ बात कहने में डरने लगे हो? बात क्या है, साफ शब्दों में बोलो। वहीं अरमान ने होंठ सिकोड़े और आह भरते हुए और आकाश की ओर देखकर कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा एक दुश्मन वापस आ गया है और उसका मुकाबला मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि वो मेरे बचपन का दुश्मन है और उसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब यह सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल अविश्वास भरी से नजरों से देखने लगे थे। आकाश और सुमित को इस दुश्मन के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन ध्रुव और आहान केवल सम्राट को ब्लैक डेविल के नाम से ही जानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्लैक डेविल असल में अरमान के बचपन का दुश्मन है। फिलहाल आहान तुरंत ही बेचैन होकर बोला, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? भला हम सब आपको छोड़कर? नहीं नहीं भाई, किसी एक शख्स के डर से हम मुंह छुपाकर ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई? आपको और दादाजी को ऐसे हालात में छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं भाई। आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं? तभी अरमान सबको शांत कराते हुए सीरियस होकर बोला, इस तरह पहले से ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आहान, बिहेव मैच्योर, तुम अब इस तरह से पैनिक नहीं हो सकते। शांत होकर मेरी बातें ध्यान से सुनो। मुझे कुछ वक्त चाहिए और जब तक आप सब ऑस्ट्रेलिया में रहोगे तब तक मैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। इतना सुनकर ध्रुव, आकाश, सुमित और आहान तुरंत अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा तो अरमान ने तुरंत नामे गर्दन हिलाकर अपने सिर पर हाथ मार लिया था। वह समझ चुका था कि इन्हें समझाना पूरी तरह से बेकार है। उसके दोस्त या भाई बिल्कुल भी उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। तभी अरमान ने बारी बारी से सबकी ओर कठोरता से देखा और धीरे से रूखे अंदाज में कहा, मैं ये तुम लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ और हमेशा की तरह तुम सबको मेरा ऑर्डर फॉलो करना ही होगा, ओके? तभी आहान अचानक आगे आकर बेपरवाही से अरमान को गले से लगाते हुए बोला, भाई अगर आप मुझसे कहोगे कि कुछ दिनों के लिए मैं खाना छोड़ दूं या फिर रोना छोड़ दूं तो मैं वह करने का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहे हैं भाई, और ये मुझसे कभी भी नहीं होगा और इस जन्म में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। इतना बोलकर आहान ने अरमान को इमोशनल होकर कसकर गले से लगा लिया था। वहीं अरमान ने अब उससे इरिटेट होकर उसे खुद से दूर धकेल दिया और उस पर बरस पड़ा, बस कर, कब तक ये बचपना करता रहेगा? आखिरकार तू कब बड़ा होगा? तू समझदार क्यों नहीं हो जाता है? यह दुनिया बच्चों की नहीं है बेटा,
तुझे मैच्योर होना ही होगा। जिस वक्त तू डेविल किंग के साथ होता है उसी तरह का बिहेव किया कर, उसी तरह बनकर रहा कर, समझा तू? क्योंकि अरमान यह बात अच्छी तरह से जानता है कि जब भी आहान अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है तो उससे ज्यादा सीरियसनेस के साथ काम कोई नहीं करता। वह अपना काम बहुत ही सीरियसनेस और शार्पनेस के साथ करता है, लेकिन जब वह फैमिली के साथ होता है तो उसके जैसा बच्चा कोई नहीं होता। फिलहाल आकाश, सुमित और ध्रुव भी आहान के पास चले आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए, उसकी पीठ पर प्यार से थपथपाते हुए धीरे से उसे समझाते बोले, देखो आहान, शांत हो जाओ। फिर ध्रुव ने अरमान को देखते हुए बिना झिझके एक्सप्लेन किया, अरमान भाई, भले ही मुझे आहान की बातें हमेशा इरिटेटिंग लगती हो, लेकिन आज आहान जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते और इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज आप हमें कोई और टास्क दीजिए, कोई और काम दीजिए। वो काम हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम आपको छोड़कर ना तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना ही कहीं और जाएंगे। अगर आपको घर की लेडीज की सेफ्टी की कुछ ज्यादा ही चिंता है तो आप उन सबको ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं और हम सब यहाँ मिलकर आपके साथ ब्लैक डेविल का काम तमाम कर देंगे। ठीक है। अब यह सुनकर अरमान ने गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब उसकी आंखों के सामने 8 साल का वह ब्लैक डेविल यानी सम्राट का चेहरा नजर आने लगा था। उसकी आंखों के सामने ब्लैक डेविल का खून से सना चेहरा उभर आया, जिसके दांतों पर, आंखों और मुंह पर बुरी तरह से खून लगा हुआ था और वह अरमान की ओर देखकर बुरी तरह से हंस रहा था। ये मंजर देखकर वैसे ही अरमान ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली थी, क्योंकि वो मंजर उसके लिए बहुत खतरनाक था। अरमान ने मन में सोचा, आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं इन्हें आने वाले खतरे से बचाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों का ब्लैक डेविल से कोई सामना हो। कि इन लोगों का ब्लैक डेविल से कोई सामना हो। आखिरकार ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आने वाले खतरे से बचना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों का ब्लैक डेविल से सामना हो, क्योंकि आज तक उन सबको इतना ही पता था कि ब्लैक डेविल अरमान का राइवल है और वह इंटरनेशनल लेवल पर माफिया को हैंडल करता है और नेशनल लेवल पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरमान ही सब कुछ हैंडल करता है। तुम इसीलिए सब लोगों को लग रहा था कि अरमान खाम खां परेशान हो रहा है। भले ही ब्लैक डेविल का कनेक्शन इंटरनेशनल माफिया से हो, लेकिन अरमान की पावर भी कुछ कम नहीं थी। अरमान के अधीन आसपास के सभी शहर आते हैं और सभी बड़े बड़े माफिया, नेता, पुलिस सब अरमान को सलाम करते हैं। इसीलिए आकाश और सुमित दोनों ही अरमान को देखकर बेहद शांत आवाज में बोले, अरमान, हम जानते हैं कि तुम्हारा परेशान होना बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम हमारी फीलिंग भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। हम बचपन से तुम्हारे साथ हैं और अब हम तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही तुम हमें अरमान सूर्यवंशी नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया बनने के बाद मिले हो, लेकिन जब तुम 15 साल के थे तब से हम लोग तुम्हारे साथ हैं और आहान तो तुम्हारे साथ बचपन से रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी पॉसिबल कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं चले जाएं। फिलहाल मेरे पास एक आइडिया है। जैसे कि तुमने पहले ही मारिया और टाइगर को ब्लैक डेविल की कमजोरी ढूंढने में लगा दिया है और साथ ही साथ उसकी पावर कहाँ कहाँ है इस बारे में पता लगाने के इंस्ट्रक्शन दे दिए है। अरमान ने पहले ही टाइगर और मारिया को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। हालांकि अरमान मारिया को ज्यादा काम नहीं देना चाहता था क्योंकि वह इस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन मारिया का दिमाग इस वक्त पूरी तरह से उसके वश में था और उसने जानबूझकर अरमान से कहा था कि किंग, मुझे कुछ न कुछ काम जरूर दें। अगर वह मारिया को यह सोचकर काम नहीं देगा कि वह प्रेग्नेंट है तो मारिया को यह लगेगा कि वह कमजोर हो गई है और वह अपने बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहती थी। इसीलिए मारिया ने अरमान से कहा था कि ब्लैक डेविल का सारा मैटर वह अकेले हैंडल करेगी, टाइगर नहीं। विवेक टाइगर को संभाल लेगा। विवेक को उसे इस तरह से अंडरग्राउंड करना था कि ब्लैक डेविल का कोई भी आदमी उसकी कोई खबर ना ढूंढ पाए, क्योंकि जब तक विवेक की खबर ब्लैक डेविल को नहीं लगेगी तब तक वो अपनी कोई अगली नई चाल नहीं चलेगा। इसलिए अरमान ने प्लान किया था कि विवेक सिंघानिया अब कहाँ है, कहाँ नहीं, इसके बारे में ब्लैक डेविल यानी सम्राट को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देगा। फिलहाल अरमान ने उन सब की ओर नाराजगी से देखते हुए गहरी आवाज छिड़ते हुए कहा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम सब वैसा ही करो। तुम लोगों से बात करना पूरी तरह से बेकार है, लेकिन मेरी एक बात सबके सब कान खोलकर सुन लो। आस्था और अंश अविनाश के साथ ऑस्ट्रेलिया जरूर जाएंगे। इतना बोलकर अरमान ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और लंबे लंबे कदमों से तुरंत बाहर की ओर निकल गया। अब सब हैरानी से अरमान को जाते हुए देख रहे थे। ध्रुव भौहें सिकोड़ते हुए एकदम से बोला, जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है, वरना भाई कभी भी आस्था भाभी और अंश को खुद से दूर करने की बात नहीं कहते। तभी आकाश ने बात की गंभीरता को समझते हुए अपना सर हिलाया और गहरी सांस भरते हुए बोला, मुझे लगता है कि हमें अरमान के फैसले के साथ होना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम अरमान को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन अगर अरमान चाहता है कि आस्था और अंश अविनाश जी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो हमें उन्हें जाना देना चाहिए। और वैसे भी वहां पर आस्था के दादाजी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी ऑलरेडी 3 से 4 महीने लगातार अरमान आस्था को भेजने से मना कर रहा था, लेकिन अब वह खुद उसे भेजने के लिए तैयार है, तो हमें उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। ये बोलकर सभी ने अपने अपने फैसले पर हामी भर दी थी। वहीं अविनाश के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वह तो खुद कब से आस्था को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। जब से उसे यह पता चला है कि आस्था के आसपास खतरा मंडरा रहा है और हर दिन कुछ न कुछ कांड हो रहा है, तो वह पूरी तरह से हिल गया था। वह आस्था पर अब किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो आस्था को दादाजी से मिलवाने के बहाने उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। अब अरमान का फैसला सुनाने बाद एक्साइटमेंट में उसने सबको खुशी खुशी से आगे बढ़कर गले से लगा लिया था और अगले ही पल कंधे उचका कर बेफिक्री से उनसे बोला, आई डोंट नो ये ब्लैक डेविल्स या इस शख्स का जो भी नाम है,
लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह हुई है कि मेरी बहन अब मेरे साथ जा रही है। और देखना, मेरे दादाजी आस्था से मिलकर कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। यह बोलते हुए अविनाश के चेहरे पर जबरदस्त मुस्कुराहट झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में सब लड़कियां बहुत खुश थीं, क्योंकि जब से अंश हुआ था तब से सभी लड़के काम का बहाना बनाकर जल्दी ही घर आ जाया करते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन अचानक हुई अंश की किडनैपिंग की वजह से सभी थोड़े से उदास रहने लगे थे। मगर अब सभी एक साथ घर पर ज्यादातर रहने लगे थे, जिसकी वजह से सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी और अपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी थी। फिलहाल तो आस्था अंश को गोद में लिए बैठी हुई थी और बार बार दरवाजे की ओर घूरकर एक तक देखे जा रही थी। उसका दिल इमोशंस और बेचैनी से भर हुआ था। नानी माँ ने आस्था की आंखों की बेचैनी भांप ली थी और अगले ही पल उन्होंने गंभीर आवाज में आस्था से सीधे सीधे पूछा, क्या बात है बेटा, दामाद जी की याद आ रही है क्या? अरे बिटिया, अगर इतनी याद आ रही है तो तूने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अरे मैं तो कहती हूँ, जब अपना जमा जमाया काम है तो घर से काम कर लेते, क्या जरूरत है बाहर जाने की? अभी बच्चा छोटा है, अभी भी उन्हें घर परिवार में अपना समय देना चाहिए। अब यह सुनकर आस्था ने हल्का सी स्माइल दी और नानी माँ को धीमी आवाज में समझाते हुए जवाब दिया, नानी माँ, जब मैं उनकी जिंदगी में नई नई आई थी तब उन्हें काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, लेकिन अब कान्हा जी की इतनी कृपा हुई है कि कम से कम उन्हें अब काम के अलावा अपने बीवी और बेटे का भी ख्याल आता है। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब के सब एक वक्त पर एक साथ ऐसे हड़बड़ाकर क्यों चले गए। और यह आहान जी भी अभी तक नहीं आए। मैं सभी को बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि आस्था को ये बात अच्छी तरह से याद है कि ये 2 से 3 महीने किस तरह से हंसते खेलते हुए बीते थे। कभी आकाश बहाने से आस्था के पास आता था और अंश को गोद में लेने की कोशिश करते हुए कहता, आस्था, इसको गोद में कैसे लेते हैं, क्या तुम एक बार मुझे इसे मेरे गोद में दे सकती हो? आस्था को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब उसने पहली बार आकाश के गोद में अंश को दिया था, तो तुरंत ही आकाश अंश के स्पर्श से एकदम घबरा गया था और उसने झट से अंश को वापस आस्था की गोद में थमा दिया था और जल्दी से ठिठक कर बोला, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, ये कितना सॉफ्ट सा है, कोई इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? इतना बोलकर आकाश बिना कुछ सुने वहां से भाग खड़ा हुआ था। वहीं सुमित ने सोचा कि आकाश तो अंश को गोद में नहीं ले पाया, लेकिन वह तो आसानी से अंश को गोद में ले लेगा। इसलिए वह तुरंत आस्था के पास आकर आकाश का मजाक उड़ाते हुए बोला, आस्था, देखा तुमने, आकाश इतनी भारी भरकम चीजें उठा सकता है, लेकिन वो तुम्हारे इस नन्हे से बच्चे को नहीं उठा पाया, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो और तुम जाओ, जाकर आराम करो। तुम देखना, मैं इसे तुमसे अच्छे से संभाल लूंगा, ठीक है? यह बोलकर जैसे ही सुमित ने अंश को गोद में लिया, वैसे ही सुमित की गोद में अंश के आते ही सुमित को अंश काफी लचीला लचीला सा लगने लगा था, क्योंकि उसका लचीला और एकदम सॉफ्ट शरीर सुमित बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और एकदम से ही उसने अंश को वापस आस्था को देते हुए बहाना बनाया, ओह नहीं 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 आस्था, मैं इसे किसी और दिन ले लूंगा, ठीक है? वो एक्चुअली मैं तो भूल ही गया, मुझे ऑनलाइन इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, मैं बाद में आता हूँ, मतलब बाद में लेता हूँ अंश को। यह बोलकर वह वहां से 9-2-11 हो गया। वहीं आहान हंसते हुए सबकी ओर देखकर नटखट अंदाज में बोला, ये दोनों भाई वैसे तो एकदम शेर बनते हैं, लेकिन देखा मेरे चैंप के आगे किस तरह से ये दोनों डर के भाग गए हैं। ना मेरे चैंप ने बंदूक चलाई, ना ही मुक्का बरसाया, फिर भी देखो ये दोनों 1 सेकंड में उससे कैसे डर गए हैं। वो दोनों उसे छू तक नहीं पा रहे हैं। अरे वो मेरा चैंपियन है, मेरा, तो वो किसी और की गोद में कैसे आएगा? वो सिर्फ मेरी गोद में आएगा, है ना चैंप? उस समय आस्था हॉल में बीच में बैठी थी और उसके चारों ओर खड़े होकर सभी अलग अलग तरीके से अंश को लेने की कोशिश कर रहे थे। सुमित और आकाश तो अंश के लचीले और एकदम सॉफ्ट स्किन होने की वजह से उसे अपनी गोद में ले ही नहीं पाए थे, लेकिन अब आहान को अपनी तारीफ करने मौका मिल चुका था और वह ध्रुव को देखकर बोला, देख मेरे चैंप ने इन दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया है, लेकिन मैं जैसे ही अपने चैंप को गोद में लूंगा, वह मेरे साथ खेलेगा, मुस्कुराएगा और मस्ती भी करेगा। यह बोलकर अब आहान हीरो की तरह स्टाइल से आगे बढ़ा। वहीं रौनक ताली बजाते हुए चिल्लाई, ओह यस यस यस, मेरे लल्लू लाल, तुम कर सकते हो, तुम अंश को गोद में ले सकते हो, तुम कर सकते हो। अब जैसे ही रौनक ने ऐसे चिल्लाकर चीयर अप किया, वैसे ही आहान पहले तो खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने रौनक के आगे के शब्द सुने, यानी लल्लू लाल पर गौर किया, तुरंत उसका मुंह बन गया और वो घूर कर रौनक को देखने लगा। फिर थोड़ा ऊंची आवाज में उससे बोला, मेरा चैंप सुनेगा तो क्या सोचेगा, हाँ, कि उसका हीरो चाचू लल्लू लाल है? शट अप, बच्चों के सामने ऐसे शब्द नहीं बोलते। और तुम्हें कितनी बार कहा है, इस तरह की हरकतें मत किया करो यार, मेरे होने वाले बच्चे पर इसका गलत असर पड़ेगा। इतना सुनते ही अब हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। वहीं अरमान, जिसने कुछ समय के लिए घर से ही काम कर संभाला था, वो वहीं हॉल में बैठे हुए लैपटॉप पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सारी सिचुएशन एंजॉय कर रहा था और उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान झलक रही थी। तभी ध्रुव आहान को कोहनी मारते हुए बोला, ओह अब तुम रौनक की बातों को छोड़ो और तुमने जो वादा किया है वह वादा पूरा करो। जाओ जाकर चैंप को गोद में लो, देखो तुम उसे ले पाते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम उसे नहीं ले पाए तो उसके बाद मेरी टर्न होगी, ठीक है? वहीं राधिका, एंजेल, अविनाश, वंशिका और रश्मि सभी मुस्कुराते हुए ये सारा नजारा हंसकर देख रहे थे, क्योंकि जब से अंश इन लोगों की जिंदगी में आया था सबको कोई और काम ही नहीं था। सभी लोगों का ध्यान बस अंश के आसपास ही रहता था, उसके छोटे छोटे काम करना, उसके लिए कपड़े लाना, उसके साथ खेलना, उसके लिए खिलौने लाना। और इतना ही नहीं, आहान ने तो अंश के लिए अभी से स्पोर्ट्स कार, बाइक वगैरह तक खरीद लिए थे और साथ ही साथ छोटे छोटे बंदूकों का कलेक्शन भी खरीद लिया था। यह सब देखकर अरमान उस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा से नाराज भी हुआ था, लेकिन फिलहाल ध्रुव ने जल्दी ही आहान को एक बार फिर चैलेंज करते हुए भड़काया, ओए आहान, तेरे पास अब भी मौका है,
अगर अब तुम अंश को गोद में लेने नहीं वाले हो तो मैं उसे तुमसे पहले ले लूंगा। ठीक है। ये सुनकर अगले ही पल आहान जल्दी से दौड़कर ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया और मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे होते हुए ये इम्पॉसिबल है। मैं ही अंश को गोद में लूंगा। देखो, वह मेरी तरफ देखकर हंस रहा है और मेरी गोद में आने के लिए कैसे मचल रहा है। फिलहाल अब आहान ने देर ना करते हुए अंश को अपनी गोद में थाम लिया था और बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा उसे ऊपर नीचे उठाने लगा था। वहीं आस्था तो केवल मुस्कुराते हुए उन सब की बातों को एंजॉय कर रही थी और स्माइल करते हुए मन में खुश होकर सोच भी रही थी कि ये सब कितने प्यारे हैं। क्या ये हमारे बेटे को इसी तरह से हमेशा प्यार करते रहेंगे? क्योंकि आस्था को नानी माँ के अलावा बचपन में किसी और का कोई प्यार नहीं मिला था और जब वह अपने मामा मामी के घर आई थी तो प्रियंका की माँ केवल उसे ताने, टॉर्चर और घर काम ही करवाती थी। उस वक्त उसने मामा, मामी और प्रियंका की आंखों में अपने लिए एक बूंद भी सच्चा प्यार नहीं देखा था। केवल नानी माँ ही उसे दिलों जान से चाहती थी और आज भी वो उससे बहुत प्यार करती है। बहुत कम उम्र में उसने अपने पालने वाले माता पिता भी खो दिए थे और अपने रियल परिवार से भी बिछड़ गई थी और जब उसे पूरे परिवार का साथ मिला तो अब इस प्यारे से माहौल को देखकर उसकी आंखें खुशी छलकने लगी थी। लेकिन तभी उसी वक्त अंश ने आहान की गोद में ही सुसु कर दिया था। अब यह देखकर तो पूरे हॉल में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा था। सभी बुरी तरह से हंसने लगे थे। रौनक तो पूरी तरह से सोफे पर लौटपोट होने लगी, जो कि नानी माँ के पास था वहीं बैठी हुई थी और वहीं नानी माँ के ऊपर पूरी तरह से लोटपोट होकर हंसने लगी थी। वहीं नानी माँ ने तुरंत रौनक के कंधे पर हाथ मारते हुए घबराहट में कहा, अरे नालायक, अपने हंसने के चक्कर में क्या हमारी बुजुर्ग की हड्डियां तोड़ देगी? इस उम्र में तो हमारी हड्डी भी नहीं जुड़ेगी। यह बोलकर वह रौनक को खुद से दूर करने लगी थी। लेकिन रौनक को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और वो अब नानी माँ के भी मजे लेने लगी। वहीं ध्रुव भी पेट पकड़कर हंस रहा था। उसका भी हंसते हंसते बुरा हाल था। फिलहाल आस्था, जो कि बीते 2 से 3 महीनों की बातें सोच रही थी, अचानक से हंस पड़ी। तब नानी माँ ने आकर आस्था के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से थपथपाया, क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? तब आस्था मुस्कुराई और चहकते हुए बोली, आपको याद है नानी माँ, जिस वक्त अंश घर पर आया था किस तरह से सबने खुशी से उसका स्वागत किया था और सब किस तरह से उसके साथ मस्ती किया करते थे। सच कहूँ नानी माँ, वो भी दिन क्या दिन थे, बहुत याद आते हैं। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में और आगे